नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 11 में पद्य नंबर 3 पुरानी चीजों के पक्ष में हम देखते हैं, जिसके कवि है राजेश जोशी, जिसका जन्म सन 1946 में हुआ है। तो ऐसे राजेश जोशी वे हमारे एक प्रगति विचारधारा के कवि हैं। नित्य नई नई प्रगति कैसे हो सके उसकी विचारधारा लेकर राजेश जोशी हर हमेश उपस्थित रहते हैं। ऐसे राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिला में हुआ था। शिक्षा पूरी करने पर उसने पत्रकारिता का काम किया और कुछ समय तक कवि ने अध्ययन किया। बैंक में उसने नौकरी भी की, लेकिन आज यह लेखक स्वतंत्र हैं और वह ऐसे प्रगतिवादी विचारधाराओं की काव्य की रचना करके वह हर हमेश समाज सुधार का काम करते हैं। इसी प्रकार राजेश जोशी ने इस काव्य के अंदर बताया है कि आधुनिक भागदौड़, नई नई वैज्ञानिक उपलब्धियां तथा क्रूरता के माहौल में प्राचीन मान्यताएं, प्राचीन वस्तुएं तथा प्राचीन जीवन दर्शन अपना अलग अलग महत्व रखता है। इस कविता में मनुष्यता को बचाए रखने का कवि ने पूरा प्रयत्न किया है। कवि पुरानी चीजों को फेंकने की बात नहीं करते, लेकिन ये पुरानेपन है वह समय समय पर काम लगता है। आधुनिक समय में भी कई ऐसी चीजें हैं जो पुरानी हैं, लेकिन पुरानी होने के बावजूद भी वे आज हमें काम लगती हैं। इसलिए यह कार्य को पूरा समझने के लिए पहले तो आप सब अपनी किताब निकालें, अपने पास रखें, ताकि यह कार्य पूरी तरह से आप समझ सको। देखें कि कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों के कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। तो यह दुनिया प्रगतिशील है, और अगर प्रगतिशील दुनिया नहीं होती तो दुनिया का विकास नहीं होता। हर हमें हमें कुछ नया करना है तो हमें प्रगतिशील रहना पड़ता है। एक नारा बोलते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद नारा जो हम बोलते हैं, इसका अर्थ है कि प्रगति के लिए परिवर्तन की भावना। प्रगति करना है तो हमें अवश्य परिवर्तन लाना पड़ता है। इसलिए यह दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित्य नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, और इस दुनिया में हर हमेश दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। और ये तो आप सब जानते हैं कि पहले कैसे चलती थी दुनिया, आज कैसे चलती थी, आज कैसे चलती है। पहले लोग कैसा उपयोग करते रहे, आज भी चीज वस्तु कैसे उपयोग करते हैं, आप सब जानते हैं। तो ये क्या है? ये परिवर्तन है। लोग नई नई चीजों को शौक से अपनाते हैं। जब नई चीज कोई बाजार में आती है तो लोग पहले उसको पसंद करते हैं। जैसे कोई मोबाइल आया तो हम सबसे पहले इन नए मोबाइल का उपयोग करना चाहते हैं, पर पुरानी और जो अच्छी चीज़ें होती है उसको हम छोड़ नहीं देते, त्याग नहीं देते, हम घर पर रखते हैं।
मोबाइल नया लाया तो इसका मतलब नहीं कि पुराना मोबाइल हम बेच दिया, कई लोग बेच भी देते हैं। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि आज स्मार्टफोन आया है, लेकिन कई लोगों के पास जो कीपैड मोबाइल है आज भी विद्यमान है। हमने उसका त्याग नहीं किया, क्या कि समय समय पर वह भी काम आ जाता है। क्या कि स्मार्टफोन है, इसके अंदर बैटरी कम चलती है और कीपैड मोबाइल के अंदर बैटरी लंबे समय तक चलती है। इसलिए जब हम कोई प्रवास में जाते हैं कि हम कोई काम से बाहर जाते हैं तो दूसरा मोबाइल हम जेब में रखते हैं। तो इसका मतलब कि नई चीज को हम अपनाते हैं, लेकिन साथ में पुरानी चीज को हम त्याग करते नहीं। पुरानी चीजें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों को काम आती रहती है, और ऐसी पुरानी चीजें हैं वह पुरानी चीजें भी आज आधुनिक युग के अंदर मनुष्य को काम लगती। ऐसी कई बातें हैं कि आज भी गांवों के अंदर जब बिजली चली जाती है तो लाइट की सुविधा न होने के कारण हम ऐसे दीपक जलाते हैं। ऐसा नहीं कि बिजली आ गई और बिजली आ जाने के कारण हमने यह दीपक फेंक दिए, नहीं। आज भी गांव में मोमबत्तियां और ऐसे दीपक आज भी गांव में विद्यमान है। जब ये बिजली चली जाती है तो ये पुरानी चीजें काम आ जाती हैं। तो देखें, काम आती रहती है लोगों को कुछ पुरानी चीजें हर वक्त। नानी की कहानियां और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, देखिए ये नुस्खे क्या है, नुस्खे शब्द है। कागज पर लिखी दवाइयां, नुस्खे का अर्थ क्या होता है, कागज पर लिखी दवाइयां, और ये दवाइयां का किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इलाज की समझ। क्या फिर किस प्रकार वह दवा का उपयोग किया जाता है, तो ये दवाइयां और दवाइयों का उपयोग उसको बोलते हैं नुस्खे। तो यहां बताया कि नानी की कहानी और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे ये पुराने। नानी मतलब माता की माता, उसको नानी बोलते हैं, और पिता की माता उसको दादी बोलते हैं। तो नानी थी नहीं, वह छोटे बच्चों को कहानियां सुनाती थी। आज के समय बच्चे नानी के पास नहीं सोते, मूलतः माता पिता के साथ घर में सोते हैं। क्या कि आज के समय में नानी और दादी को हम घर में स्थान देते नहीं। ये विकसित जमाने में ये नई नई बहू ऐसी करती है, मूलतः घरों में ऐसा होता है। लेकिन आधुनिक समय में ये छोटे छोटे बच्चों को सीख देना, शिक्षा देने का काम मूलतः, रखने का काम, खाना खिलाने का काम मूलतः दादी और नानी करते थे, और ये बच्चे भी नानी और दादी के पास सोते थे। जब रात के समय ये बच्चे सोते नहीं थे तो नानी उसे परियों की कहानियां सुनाती थी। ऐसे पंचतत्वों में जैसी बातें होती हैं प्राणियों की, पक्षियों की, कि जिसके अंदर से सुंदर सीख मिलती है, वैसी सुंदर सीख वह नानी बच्चों को सिखाती थी, सुनाती थी, और ये बच्चे सुनते सुनते सो भी जाते। जब बड़े बच्चे हो जाते ना तब यह सीख इसके अंदर उतरती थी, क्या कि नानी की दी हुई सीख थी। तो ये पुरानी बातें, ये पुरानी बात, नानी की कहानियां आज भी वैसी ही उपयोग में आती। आज भी ऐसी कहानियां नानी समय समय पर बच्चों को सुनाती रहती हैं। दूसरी बात है कि घरेलू इलाज के नुस्खे, पहले के समय में ऐसा प्रगतिवादी देश नहीं था, इसलिए ऐसे डॉक्टर, चिकित्सक, एलोपैथी डॉक्टर नहीं थे, इसलिए मूलतः दवाइयां घरगथ्थू होती थी, आयुर्वेदिक होती थी। जब सर्दी या जुकाम हो जाता था तो घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता, उसके पान 2-3 तोड़कर चबा लेते थे, पानी में डालकर उबाल कर पी लेते थे। कोई बार बुखार आ जाता तो दादी यह नमक वाला पानी में कपड़ा भिगोकर हमारे भाल प्रदेश में रखती थी, तेल की मालिश करती थी,
या हल्दी, कहाँ मार लगता था तो हल्दी का लेप करती थी। तो ये पुराने नुस्खे, लेकिन ये पुराने नुस्खे आज भी काम आ रहे हैं। आज भी जहाँ एलोपैथी दवाइयाँ काम नहीं आती, उसी समय ऐसे दादी के नुस्खे काम लगते। आज भी देखो ये कोरोना की महामारी है और इसके अंदर तुम देखो ये दादी के नुस्खे ही काम आ रहे हैं। जहाँ एलोपैथी दवा काम नहीं करती, वहीं आज के समय में ऐसे बड़े भयानक रोग जो है कोरोना वायरस, इसके अंदर भी ये दादी के नुस्खे की काम दवाइयाँ ही काम आ रही है। ये हम भूले नहीं, उसका हम त्याग किया नहीं। इसलिए नानी की कहानी और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे ये सब आज भी वैसे के वैसे काम आ रहे, काम आते रहते हैं। जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृति और उनके किनारे बसी स्मृतियां। देखिए स्मृति, यादें, याद। तो देखिए कि कवि यहां बताते हुए कहता है कि सदियां पुराने पर्वत और इनके किनारे बसी हुई संस्कृति। ये हमारे पर्वत हैं, वो प्राचीन हैं, पहले भी थे आज भी। और ये पर्वतों के अंदर से बहने वाले झरने, नदियां और ये नदियां के किनारे बसी हुई संस्कृति, वह हमारी प्राचीन है। लेकिन वह प्राचीन संस्कृति आज भी हमें वैसा का वैसा बोध प्रदान करती। वह एक सभ्यता की निशानी है। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ते रहते हैं हमारी पुरानी साइकिलें। देखिए एक शब्द है सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। तो कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में दुनिया में हजारों सड़कों पर दौड़ती रही है हमारी साइकिलें। तो आधुनिक युग है वह कंप्यूटर का युग और सैटेलाइट का युग है। आप सब देखते हैं कि आज के ज़माने में जहां देखा वहीं कंप्यूटर काम करता है। तकनीकी विद्या से बने हुए यंत्रों का उपयोग हो रहा है। जो काम करने में लंबा समय लगता था, वही काम कंप्यूटर कम समय में कर देता है। पहले हम नोट और पेन लेकर बैठना पड़ता था, वही काम नोट और पेन का काम पूरा आज कंप्यूटर ने ले लिया। और ये सैटेलाइट जो अवकाश में उपग्रह घूमते हैं उसको सैटेलाइट बोलते हैं। और वे सैटेलाइट के माध्यम से आज हम घर पर टेलीविजन भी देखते हैं और देश विदेश के समाचार और खबर पूछने के लिए जो स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, इसके अंदर भी सैटेलाइट का उपयोग हो रहा। तो आधुनिक युग कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग है। आधुनिक कार्य आज उनके दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। आज के ज़माने में जो आधुनिक कार्य हैं वह ये कार्य इन दो के आधार पर संपन्न पूरे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ पुरानी चीज़ें आवश्यकता की आज भी वैसी हैं। ये सब होने के बावजूद भी आज भी कई ऐसी पुरानी चीज़ें हैं कि जिसकी आवश्यकता बनी रहती। आज मुसाफरी के साधन के अंदर देखें तो विमान है, रेलवे है, बस है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, बाइक है, स्कूटी, एक्टिवा, ये सब आज के ज़माने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये हमारे पास साधन है। ये आधुनिक साधन है, नए जमाने के साधन है। लेकिन ये सब साधन होने के बावजूद भी हमारे पास जो पुरानी साइकिल थी, वो पुरानी साइकिल आज तक हमने फेंकी नहीं। क्या कि पुरानी साइकिल का भी आज वैसा का वैसा महत्व हो रहा है। पहले के समय में यह साइकिल मूलतः जो लोग कंपनी में, मिलों में नौकरी करते थे या बच्चे स्कूल में जाते थे तो इसका उपयोग करते थे। बहुत मात्रा में साइकिलें चल रही थी। लेकिन यह साइकिल, इसका ढांचा बदला है बस,
पहले पुराने समय में जिस प्रकार की साइकिलें थी, आज के समय में जो नई साइकिलें आई हैं वह दिखाव में अलग जाए हैं, लेकिन उपयोग वैसा का वैसा। पहले कामकाज में किया जाता था और आज लोग कसरत करने के लिए वही साइकिल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वही साइकिल काम तो आ रही है। फायदा भी है कि जिसके अंदर खर्चा भी कम होता है, इसके अंदर पेट्रोल न डीजल न गैस की जरूरत पड़ती है और वातावरण भी उससे प्रदूषित नहीं होता, आवाज भी नहीं होता, कम खर्चों में हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं और इसको कहीं स्टैंड करना है तो भी, पार्किंग करना है तो अभी कम जगह में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आधुनिक समय में यह पुरानी साइकिल का भी हम उपयोग करते हैं, हमने उसको फेंकी नहीं। सच एक प्राचीन चीज है और हालांकि झूठ भी। सच और झूठ वह दोनों प्राचीन बातें हैं। पहले के समय में सच भी बोला जाता था और सच के साथ साथ थोड़ा सा झूठ भी बोला जाता था। आपने देखा होगा कि महाभारत में युधिष्ठिर भी झूठ बोले थे, ऐसे समय में सत्यवादी युग कहते। तो सच भी विद्वान था, झूठ भी विद्वान था, और आज के आधुनिक समय में भी झूठ भी है और सच भी है। जहां जरूरत पड़ती है वहीं लोग सच भी बोलते हैं और आवश्यकता पड़ने पर झूठ बोलकर भी वे अपना काम चला लेते हैं। तो ये झूठ और सच है, वे दोनों पुरानी बातें हैं, लेकिन आज भी वे आधुनिक समय में हमें अवश्य काम लगती है। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है कि बदनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। देखिए मुबाहिस इसका अर्थ होता है तर्क वितर्क, और एक शब्द है बनिस्बत। बनिस्बत तो इसका होता है की अपेक्षा। बनिस्बत की अपेक्षा तो सारे बहस, तो इन सारी चर्चा, तर्क वितर्क, इसके बावजूद इतना तय है कि हम इतना निश्चित कर सकते हैं कि हिंसा के सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है। जीवन दो प्रकार का होता है, एक हिंसापूर्ण जीवन होता है और एक सादा और सरल जीवन होता है। लेकिन हिंसा वाला जीवन लोग पसंद नहीं करते, मूलतः लोग सरल और सादा जीवन पसंद करते। सादा और सरल जीवन अपनी प्राचीन सभ्यता की देन रहा है। सादा और सरल जीवन है वह हमारी प्राचीन सभ्यता की देन है। उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह है और इसका अस्तित्व जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार इसका अस्तित्व आज भी बना रहा है हमारे सामने। यदि आधुनिक युग की हिंसा प्रधान वातावरण से आधुनिक युग का हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए तो सदा मनुष्य को सादा और सरल जीवन ही पसंद आता। आधुनिक जमाने में ये हिंसा वाला जीवन और ये सादा जीवन दोनों की तुलना की जाए तो मनुष्य को सादा और सरल जीवन ज्यादा पसंद आता। देखिए आगे, हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा कि वे ज्यादा संगठित हैं। हत्यारों का शोर इसलिए ज्यादा है कि वे ज्यादा संगठित हैं। तो यहां देखिए, क्रूरता और विनम्रता में विनम्रता श्रेष्ठ है। क्रूरता और विनम्रता, विनम्रता मतलब आदर सत्कार और क्रूरता मतलब हिंसा। तो क्रूरता और विनम्रता दो पहलू को लिया जाए तो इस दोनों की तुलना में विनम्रता श्रेष्ठ। जो नम्र है वह सभी को पसंद आता है
यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है। हर व्यक्ति यह भी बात जानता है। हर किसी व्यक्ति को क्रूरता पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति को विनम्रता पसंद है। वह हर एक व्यक्ति जानता भी है। ऐसा इसलिए है कि हत्यारे अधिक संगठित हो रहे हैं। हत्यारे जो क्रूर व्यक्ति होते हैं वह अधिक संगठित होते हैं। तमाशा को टेढ़ा नहीं होता। जहां कोई ऐसी घटना घटती, दुर्घटना नहीं, तो वहीं देखते ही देखते 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई झगड़ा होता है तो देखते ही देखते वहीं 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती, यूं ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन जहां धार्मिक काम हो रहा है वहीं लोगों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। बहुत ढूंढने के बावजूद भी लोग मिलते नहीं। विनम्रता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता। जहां विनम्रता है वहीं शोर को प्रवेश नहीं मिलता, और जहां शोर होता है वही विनम्रता नहीं होता, और शोर का प्रवेश होने के कारण विनम्रता चली जाती है। जहां शोर होता है वही विनम्रता चली जाती है। देखिए यहां दृष्टांत भी बताए हैं कि धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से। धूप एक प्रकार की घास, धूप का मतलब होता है एक प्रकार की घास के धूप कम शोर मचाती है वृक्षों से। देखिए जंगल में वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े ऊंचे होते हैं, और जब आंधी और तूफान आता है उसी समय यह पेड़ बड़ा शोर मचाते हैं। उसकी शाखाएं परस्पर टकराती हैं। बड़े बड़े पर्ण वाले जो वृक्ष होते हैं इसके अंदर हवा लगने के कारण पर्णों के टकराने से भी इसके अंदर से आवाज निकलती। तो बड़े बड़े वृक्ष तेज हवा के कारण जोर जोर से शोर मचाते हैं। लेकिन ये जोर जोर से शोर मचाने वाले पेड़ कभी कभी तेज हवा के कारण उखड़ भी जाते हैं, नष्ट भी हो जाते, अपने मूल समेत वह गिर जाते। और उसके सामने देखें दूब एक प्रकार की जो घास है, मुलायम घास, वह शोर कम करती है। चाहे तेज हवा बहती है, हवा में यह घास लहराती है, लेकिन थोड़ी सी भी आवाज इस घास के अंदर से निकलती नहीं। और सामने भी देखें कि तेज हवा भी एक घास का कुछ बिगाड़ सकती नहीं। इसलिए शोर करने वाले मिट जाते हैं और जो शोर नहीं करते वह रह जाते। विनम्रता कोई कायरता नहीं, कायरता है डर को, वीरता। कायर का भाववाचक होता है कायरता। मनुष्य के अंदर जो कायरता है, डर को भाव है, विनम्रता है, वह कायरता नहीं। हम किसी के सामने विनम्रता पेश करते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम कायर हैं। जो लोग वीर हैं, जो लोग लीडर हैं, धीर और गंभीर हैं, वैसे लोगों के अंदर भी यह विनम्रता होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वे लोग कायर हैं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां। तो विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, इसे कायरता नहीं कहा जा सकता। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है। कि नए जमाने की नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी पुरानी समझदारी आज भी मनुष्यों के अंदर कायम बनी रहती, वही लोगों को काम आती, वही लोगों को काम आती। स्मृतियां में बची रहती है थोड़ी सी तीस और थोड़ी सी मिठास, और इस स्मृतियां में, यादों में लोगों के दिल में रह जाती है थोड़ी सी मिठास और थोड़ी सी तीस मतलब एक प्रकार का मन में से निकलने वाला दुख। रह कर
थोड़े थोड़े समय में हमारे दिल में से जो दुख की आहें निकलती हैं उसको बोलते हैं हम टीस। तो अंत में बाकी रह जाती है थोड़ी टीस और थोड़े से सुख, थोड़ी सी मिठास। तो इस प्रकार कुछ दृष्टांतों के साथ राजेश जोशी ने पुरानी चीजों के पक्ष में काव्य में पुरानी चीजों को न फेंकने के बावजूद समय समय पर वे अवश्य काम लगती है, इसके बारे में सुंदर बात बताई। तो देखिए ये काव्य हम यहाँ समाप्त करते हैं, इसका थोड़ा सा स्वाध्याय देते हैं। इस स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिख दें। देखिए स्वाध्याय एक वाक्य में प्रश्नोत्तर लिखें। स्मृतियां आज भी बनी हुई है। दूसरा है बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है। तीसरा है सारे विवाद का केंद्रता कौन सी बात है। देखिए दो वाक्य के प्रश्नोत्तर उत्तर लिखें। सच और झूठ पर झूठ के बारे में कभी क्या करता है। दूसरा है पुरानी समझदारियां कैसे कैसे बची रहती हैं। और तीसरा प्रश्न है आशय स्पष्ट करिए। स्पष्ट करें। विनम्रता कोई कायरता नहीं। और दूसरा है बनिस्बत हिसाब के एक बनिस्बत हिसाब से
ये सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। देखें एक वाक्य में तो 3 की स्मृतियां आज भी बनी हुई हैं, बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है, और तीसरा है सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है। 2 वाक्य में कि सच और झूठ के बारे में कवि क्या कहता है और पुरानी समझदारियां कैसे बची रहती हैं। और ये आशा स्पष्ट है, विनम्रता कोई कायरता नहीं है, और बनिस्बत हिंसा से एक सादा सरल जीवन ज्यादा काम आता है लोगों को। ये 2 लंबे प्रश्न हैं, आशय स्पष्ट करना है। तो ये सारे प्रश्नों तक अपनी नोटबुक में अच्छे अंतर से लिख दे। थैंक यू।